नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। खालिस्तानी कट्टरपंथी अमृतपाल के सामने झुकी पंजाब पुलिस। समर्थक लवप्रीत तूफान की अमृतसर जेल से हुई रिहाई, केस किया रद्द। माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। दीमापुर की चुनावी रैली में बोले, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को सिर्फ एटीएम समझा, बीजेपी ने अष्टलक्ष्मी माना। मेघालय में रोड शो, दीमापुर में रैली की। मिशन 2024 के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का मंथन शुरू। विपक्षी गठबंधन तैयार करने का बन सकता है खाका। सोनिया राहुल भी पहुंचे। कॉल ड्रॉप पर ट्राई की सख्ती। टेलीकॉम कंपनियों को अब ट्राई को राज्यवार डेटा देना होगा। कॉल ड्रॉप के नंबर बढ़ने पर कंपनियों पर होगी कार्रवाई। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। मार्च सीरीज के पहले दिन उतार चढ़ाव के बीच बाजार गिरावट पर बंद। निफ्टी 42 और सेंसेक्स 142 अंक गिरकर बंद। मेटल की पिटाई, ऑटो, रियल्टी, एफएमसीजी पर दबाव। गुजरात सरकार ने पेश किया 3,01,000 करोड़ का बजट। पीएनजी और सीएनजी पर वैट 15% से घटाकर 5% किया। जनता पर कोई नया टैक्स नहीं। कांग्रेस में मिशन 2024 के लिए रणनीति बननी शुरू हो गई है, इसलिए पार्टी के रायपुर अधिवेशन में आज से मंथन शुरू हो गया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी इसके लिए पहुंचे हैं। डिटेल समझते हैं पल्लवी घोष से। जी बताएं पल्लवी, क्या अपडेट्स हैं? 3 दिन का ये अधिवेशन है और इन 3 दिनों में एक खाका तैयार किया जाएगा 2024 के चुनाव के लिए। दो सबसे बड़ी और अहम बात निकल के आई है। सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति जो है, जो सबसे टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और जिसे एक कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी उनका पावर मिलता है, उस पर चुनाव नहीं होंगे। यानी कि अब नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के चुने हुए लोग इसमें शामिल होंगे या जो गांधी फैमिली के लॉयल रह चुके हैं उनको शामिल किया जाएगा ज्यादातर। क्योंकि अगर उनको शामिल किया जाता है तो इसका मतलब साफ हुआ कि भले ही अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन दबदबा और पावर गांधी परिवार के हाथ में, यानी कि राहुल गांधी के हाथ में रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। जब मैं रायपुर की सड़कों से गुजर रही थी और जब मैं अधिवेशन के साइड पे जा रही थी, जितने भी पोस्टर्स थे और होर्डिंग्स थे, उनमें ज्यादातर तस्वीरें राहुल गांधी की और भारत जोड़ो यात्रा का लगा हुआ था। तो संदेश साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा को आधार बनाया जाएगा 2024 के एक ब्लूप्रिंट या खाका के लिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात साफ कह दिया कि 2024 में हम बीजेपी को बिल्कुल ही हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ऑपोजिशन अलायंस की जरूरत है। लेकिन ऑपोजिशन अलायंस कांग्रेस की अगुवाई में ही होगी। अब दिक्कत यह है कि तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या चाहे बीआरएस जो केसीआर का पार्टी है, ये इनका मतभेद है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस का मानना है कि ये तीनों पार्टियां बी टीम है बीजेपी का, और इन तीनों पार्टियों का मानना यह है कि कांग्रेस का साथ देके हमें राजनीतिक तौर पे नुकसान होगा, क्योंकि जो एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस वोट है वो सिर्फ हमारे खेमे में तभी जा सकता है अगर हम कांग्रेस के विरोध में खड़े होते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भले ही एक अगुवाई की बात करे, ऑपोजिशन अलायंस की बात करे, लेकिन क्या ऑपोजिशन यूनिटी हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस अगर चुनाव पे चुनाव हारती जाती है, क्या कोई भी पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लीडरशिप को मानने के लिए तैयार रहेगी? शुक्रिया पल्लवी। पढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलांग में चुनाव प्रचार के दौरान अपने ऊपर हो रहे व्यक्तिगत हमलों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जबकि देश कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री ने आज नागालैंड और मेघालय में रैलियां की। शिलांग में उन्होंने रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस पूर्वोत्तर को एटीएम की तरह इस्तेमाल करती थी, जबकि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानती है और यहां शांति और विकास के लिए काम कर रही है। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी,
ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। कांग्रेस के नेताओं को जेब भरने के लिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट को एटीएम ही माना, एटीएम की तरह यूज किया। हम नागालैंड को, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं, बल्कि हमारे लिए तो ये अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है। इस अष्टलक्ष्मी को भारत की ताकत मानते हैं। और कॉल ड्रॉप पर ट्राई सख्त हो गया है। टेलीकॉम कंपनियों को अब कॉल ड्रॉप पर ट्राई को राज्यों के हिसाब से डेटा देना होगा। अगर कॉल ड्रॉप के नंबर ज़्यादा बढ़े तो कंपनियों पर जुर्माना भी लगेगा। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताया असीम, ट्राई के क्या है डायरेक्शंस? देखिए, सीएनबीसी वाहिनी सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई कॉल ड्रॉप पर सख्ती करने की तैयारी कर रहा है और इसको लेकर के ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ 17 फरवरी को बैठक भी बुलाई थी और टेलीकॉम कंपनियों को सेवाएं सुधारने के निर्देश दिए थे। अब ट्राई ने कॉल ड्रॉप नापने के नियमों को कड़ा कर दिया है। अब टेलीकॉम कंपनियों को अपना डेटा राज्यवार देना पड़ेगा। अभी तक टेलीकॉम कंपनियां अपने लाइसेंस सर्विस एरिया के हिसाब से डाटा देती थी, लेकिन अब टेलीकॉम कंपनियों को राज्यों के हिसाब से डाटा देना पड़ेगा। इसका यह मतलब होगा कि पता चल पाएगा कौन से राज्य में कितनी कॉल ड्रॉप हो रही है और अगर किसी टेलीकॉम ऑपरेटर की ज्यादा कॉल ड्रॉप हो रही है तो ट्राई उनके ऊपर एक्शन ले पाएगा, उनके ऊपर पेनल्टी लगा पाएगा। यानी टेलीकॉम कंपनियों को अब सेवाएं सुधारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और टेलीकॉम कंपनियों को इसी तिमाही में ये डाटा ट्राई को सौंपना पड़ेगा। इसके अलावा जिस तरह से 5G सेवाओं की देश में शुरुआत हुई है, लोग बहुत तेजी से अपना डाटा खर्च कर रहे हैं, तो टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई चाहता है कि जो मीटरिंग और बिलिंग है उसका भी ऑडिट किया जाए, उसको लेकर के कायदे कानून लेकर के आया जाए। तो टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने उस दिशा में एक कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया है। सभी पक्षों से राय लेने के बाद ट्राई उसके ऊपर गाइडलाइंस बनाएगा। तो कुल मिलाकर के अब टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई काफी सख्ती करने की तैयारी कर रहा है। कॉल ड्रॉप्स के पर आपको जल्दी राहत मिल सकती है। शुक्रिया असीम। और अब बात करते हैं बाजार की। मार्च सीरीज का पहला दिन था। आज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी लगातार छठे दिन गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 142 अंक गिरकर 59,464 पर बंद हुआ और निफ्टी 45 अंक गिरकर 17,466 पर। आज सबसे ज़्यादा बिकवाली मेटल शेयरों में देखने को मिली। वहाँ ऑटो, रियल्टी, FMCG शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। CPSE, एनर्जी, PSC इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। और शेयर बाजार की चिंता क्या है और आखिर बाजार कहां फंस गया है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। खालिस्तान समर्थक लवप्रीत तूफान को पंजाब की अजनाला कोर्ट ने आज रिहा कर दिया। कल अजनाला के पुलिस थाने पर सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया था। इसके बाद लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि लवप्रीत तूफान अमृतपाल सिंह का सहयोगी है जो अपहरण के केस में जेल में बंद था। कल इसी रिहाई के लिए, लवप्रीत की रिहाई के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग तलवार और अन्य हथियार लेकर एकत्र हुए थे। इसके बाद भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया था। और पूरी कहानी समझते हैं राजीव शर्मा से। राजीव, बताइए, रिहाई की बात हो रही है, पूरी बात क्या है आगाज से अंजाम तक? जी बिल्कुल। 16 फरवरी को अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी और वरिंदर सिंह की शिकायत के आधार पर ये FIR दर्ज हुई थी कि उसको अगवा किया गया अजनाला से। उसके बाद जंडियाला गुरु इलाका है अमृतसर का, वहां पर उसका कहना था कि जो नौजवान है वहां पर ले गए और अमृतपाल समेत कई जो वहां पर नौजवान थे या अमृतपाल के जो समर्थक थे उन्होंने उसके साथ मारपीट की। और पुलिस ने FIR में जो 5 लोगों को
नॉमिनेट किया था उसमें अमृतपाल सिंह का नाम सबसे ऊपर था। इसके साथ 20 जो अन्य लोगों को भी उसमें नामजद किया था और जो लवप्रीत की बात की जा रही है वो उन्हीं अन्यों में से एक आता है। इसी को लेकर अमृतपाल सिंह का कहना था कि एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि ऐसा कोई भी विवाद उनका उस नौजवान के साथ नहीं और ना ही वो इससे वाकिफ हैं। बाद में जब लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी हुई तो अमृतपाल सिंह ने मीडिया के सामने आकर ये बात कही कि अगर उसको रिहा ना किया गया और एफआईआर को रद्द ना किया गया तो वो जल्द अजनाला पुलिस स्टेशन जाएगा। तो ये 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया था कि कल यानी 23 फरवरी को 11 बजे वो काफिला वहां पहुंचेगा और जैसे ही काफिला वहां पहुंचता है तो तस्वीरें सबने देखी है कि किस तरीके से झड़प होती है। और आज पुलिस ने जो अमृतपाल का जो सहयोगी या उसका साथी कहें कि लवप्रीत सिंह को दोपहर को जेल से रिहा कर दिया है। अब थोड़ी देर बाद एक काफिला जो अजनाला से रवाना हुआ है वो दरबार साहिब पहुंचेगा और अमृतपाल लवप्रीत सिंह के साथ थोड़ी देर में दरबार साहिब माथा टेकने के लिए जाएंगे। अब आगे पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी उसके लिए एक एसआईटी भी बनाई गई है जो जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव। पढ़ते हैं आगे। पंजाब में निवेश करना है तो सिर्फ जमीन चुनिए, बाकी काम पंजाब सरकार करेगी, ये ऐलान किया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। 5वें प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट में देश के तमाम बड़े औद्योगिक समूहों के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने हिस्सा लिया। देखिए एक रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट का ऐलान किया है। मोहाली के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में 5वें प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट में मान ने कहा कि इंडस्ट्री को सिर्फ ये बताना है कि वो फलां जमीन पर यूनिट लगाना चाहते हैं, बाकी का काम सरकार करेगी। अलग अलग तरह के क्लियरेंस के लिए अलग अलग विभागों के अधिकारी निवेशक के पास खुद जाएंगे, लेकिन पर्यावरण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति बनी रहेगी। मान ने कहा कि अब निवेश के वादों और एमओयूज का जमाना गया, पुरानी नीतियों को अब बदल दिया गया है। ये समिट एमओयू का नहीं है, उसकी जगह एक एमओडीएस रख लेते हैं, इसका नाम मेमोरेंडम ऑफ दिल से। आप आइए देखिए, आपको अच्छा लगता है, कौन सा एरिया अच्छा लगता है वहां देखिए, ज्योग्राफिकली आपकी इंडस्ट्री के लिए कौन सा एरिया फिट बैठता है वो देखिए, आपका कौन सा कस्टमर आपका टारगेट है वो देखिए, आसपास के हाईवे देखिए, लोकल रूरल एरिया में सड़कें देखिए, कुछ चाहिए हमें बताइए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर्स समिट में राज्य की इलेक्ट्रिक व्हीकल, लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लॉन्च की। इस समिट में महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती ग्रुप, गोदरेज ग्रुप समेत देश के कई बड़े औद्योगिक समूहों के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने हिस्सा लिया। इंडस्ट्री ने पंजाब को देश का फुटबॉल और देश की उम्मीद बताया। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। गुजरात सरकार ने आज 2023-24 के लिए 3,01,000 करोड़ का बजट पेश किया। जनता के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं डाला गया है। इंडस्ट्री और माइनिंग के लिए 8,500 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। बजट में गुजरात सरकार ने दावा किया है कि पिछले 8 साल में देश में 32 लाख करोड़ का निवेश हुआ है और इसमें से 57% हिस्सा गुजरात का है। बजट में 2000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें खरीदने का प्रस्ताव है और ईवी पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए 217 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए 5 काउंसिल्स बनाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर के लिए भी खास योजनाओं का ऐलान हुआ है। छोटे बड़े कारोबार को गुजरात बजट में क्या मिला, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता केतन जोशी ने बात की गुजरात के उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत से। गुजरात के इंडस्ट्री मिनिस्टर इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम बजट को लेकर उनसे बात करते हैं। सर, पहली आपकी प्रतिक्रिया बजट को लेकर, कैसा है बजट? बजट में आज की तारीख में 1 रुपया भी गुजरात सरकार ने कर डाला नहीं है। उसके साथ साथ उद्योग में आज हमारा जो कापड़ है, टेक्सटाइल पार्क, उसमें 1500 करोड़ रुपया से ज़्यादा की जोगवाई की है। छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसमें भी 1500 करोड़ रुपए की जोगवाई की है। उसके साथ साथ जो हमारा बल्क पार्क सबसे बड़ा है
उसमें पण सरकार ने 100 करोड़ की जोगवाई की है। हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योगों की बहुत फरियाद रहती थी, उसकी काउंसिल 1 से बढ़कर 5 बनाई है, जिसके कारण छोटे छोटे लोगों का प्रश्न उकेल सके। गुजरात में 1 रुपये का कर रेट डाल करके गुजरात का विकास था, सबका ये उद्योग यहाँ आए, ऐसी पूरी व्यवस्था गुजरात सरकार ने की है। उसके कारण रोजगार की भी बढ़ेगी और गुजरात आगे बढ़ेगा। तो वाइब्रेंट कई सालों से नहीं हुआ है, तो और एमओयू भी अभी साइन हो रहे हैं, तो इस बजट से क्या उस क्षेत्र को भी बल मिलेगा? जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है और नए प्लेयर है वो भी यहाँ पर आएंगे, इससे रोजगार बढ़ेगा? चौकस आएंगे। थैंक यू सर। तो ये थे बलवंत सिंह राजपूत, जिनका साफ कहना है कि गुजरात में उद्योग आएंगे। ये बजट है वो काफ़ी प्रोत्साहक है और आने वाले दिनों में गुजरात औद्योगिक रूप से और आगे बढ़ सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भारत ऐसे समय पर ग्लोबल फाइनेंस और इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व कर रहा है जब दुनिया गंभीर आर्थिक कठिनाइयों के फंसी हुई है। marks the first ministerial level dialogue under India's G20 presidency. Even as I convey my best wishes to you for a productive meeting, I am aware of the challenges you face. You represent the leadership of global finance and economy at a time when the world is facing serious economic difficulties. The COVID pandemic had delivered a once-in-a-century blow to the global economy. इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।